हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, उसी के अंतर्गत हिंदी विषय की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। और आज की हमारी होगी उसी संदर्भ में क्लास नंबर 21। तो अभी तक मैंने क्लास नंबर 20 तक अपलोड कर दी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने क्लास 20 तक देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब हम अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट HPSC PGT हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। लेकिन जो ये क्लास नंबर 21 डाल रही हूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। और अगर हम हिंदी साहित्य पर विचार करें तो उसमें निराला जो है छायावादी युग के कवि हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर छायावादी युग जो है PGT एस्टेट और TGT एस्टेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वो बच्चे ये ना सोचे कि हम इस वीडियो को देखें या ना देखें। हाँ, आपको हर एक बात डिटेल से ना पढ़ें, जैसे कि किसी कविता की विषय वस्तु है उसके बारे में भी एक बार आप जरूर जान लें, क्योंकि PGT जो एस्टेट है इतना भी आसान नहीं आता है। कविताओं के बीच से या रचनाओं के बीच से वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं निराला जी की कविताएं। जैसे कि आप सबको पता है कि इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया था और पार्ट 1 के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, या राम की शक्ति पूजा नहीं, ये जो 3 कविता हैं यहाँ तक मैंने एक पार्ट नंबर 1 में मैंने डाल दी थी। इसलिए एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जूही की कली और जागो फिर एक बार जो है ये परिमिल काव्य संग्रह में संकलित हैं और जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था इनका ये काव्य संग्रह। उसके बाद सरोज स्मृति 1935 में लिखी गई थी ये कविता, लेकिन अनामिका नामक काव्य संग्रह में ये 1938 में ये संग्रह प्रकाशित हुआ था। और काव्य संग्रह क्या होता है ये भी मैंने इससे जो पार्ट 1 है उसमें खूब अच्छे से डिटेल से बता दिया था। और राम की शक्ति पूजा ये कविता 1936 में लिखी गई थी, ये भी अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। और अनामिका काव्य संग्रह जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। तो 1941 में कुकरमुता कविता लिखी गई और कुकरमुता काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, ये 1943 में प्रकाशित हुआ। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, तो ये अर्चना नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित है जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ। तो इन सब बातों पर हमने प्रकाश डाल लिया था। और एक बार आज के इस वीडियो लेक्चर में राम की शक्ति पूजा, कुकरमुता और बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, ये 3 कविता हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देख ली होंगी, वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत करते हैं राम की शक्ति पूजा। तो जो निराला जी हैं, छायावादी युग है, इसके बारे में जो भी प्रकाश डालना था वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था सब कुछ। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं राम की शक्ति पूजा से। और राम की शक्ति पूजा जो एक कविता है वो काव्य रचना है, अपने आप में एक बहुत ही लंबी कविता है। और राम की शक्ति पूजा कविता का जो प्रकाशन है 1936 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से काव्य संग्रह में है। तो ये अनामिका काव्य संग्रह में है जो कि 1938 में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है इसकी विषय वस्तु। तो मैं बता रही थी कि राम की शक्ति पूजा, आप सभी इसकी जो कथा सार है इससे सभी वाकिफ भी होंगे, क्योंकि जो हमारी रामायण के अंदर आपने सभी ने सुना होगा कि राम जब रावण के साथ लड़ाई करते हैं और वो समुद्र पार करते हैं तो उनसे ये सारी घटनाक्रम आप सभी के ध्यान में होगा कि समुद्र नहीं लांगा जाता है, वो वहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, कई जगह पर पूजा करते हैं। तो उसके बारे में अब यहाँ पर इस कविता के अंदर किसका क्या वर्णन किया गया है वो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि रामायण की जो रचना है, रामायण का जो स्टोरी है या कथा सार है वो आप सभी के दिमाग में होगी। शुरू करते हैं विषय वस्तु।
तो निराला द्वारा अब आप विषय वस्तु जो है ये जो हम हिंदी पद्य गद्य खंड में गद्य के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, इसकी जो विषय वस्तु है वो गद्य में नहीं है, वो पद्य के तरीके से इसकी रचना की गई है। लेकिन इसकी जो काव्य पंक्तियां हैं वो बाद में पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या भी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या जो है सब्जेक्टिव पेपर में पूछी जाएगी। और जो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसके लिए हम ये विषय वस्तु इस प्रकार से पढ़ लेते हैं ताकि इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे छूटे ना। तो निराला द्वारा रचित कालजयी कविता, इस कविता को क्या कहा गया है? कालजयी, जो काल पर विजय प्राप्त करे। तो कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा का कथानक कवि ने बांग्ला के कृतिवास रामायण से लिया है। ध्यान रखना है आपको कि निराला द्वारा रचित कालजयी कविता, एक तो राम की शक्ति पूजा को कालजयी कविता कहा है, और राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है, यानी कि आप इसकी विषय वस्तु कह सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो बांग्ला भाषा में एक रामायण लिखी गई, कृतिवास रामायण। इस रामायण से इस राम की शक्ति पूजा का कथानक लिया गया है। इस लंबी कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है, वहीं से इस कविता का जो है लंबी कविता का प्रारंभ होता है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। युद्ध के उस एक दिन राम की सेना पराजित होती है। मतलब युद्ध में ऐसा नहीं है कि राम की सेना पराजित नहीं हुई, तो लंबे दिन तक ये युद्ध चला था, कभी राम पराजित हो रहे थे, कभी रावण पराजित हो रहे थे। तो इसकी कथा का जो प्रारंभ है वो राम रावण के युद्ध के वर्णन से शुरू होता है। किसका? राम की शक्ति पूजा नामक कविता का प्रारंभ राम रावण के युद्ध के वर्णन से शुरू होती है, और युद्ध के अंतर्गत एक दिन राम की सेना पराजित होती है और रावण की विजय होती है। इसका कारण क्या है? कि शक्ति देवी का रावण के पक्ष में होना, यानी कि जो शक्ति की देवी थी वो रावण के पक्ष में थी। युद्ध से लौटने पर राम अपने सेना नायकों के साथ आज की हुई हार पर विमर्श करते हैं। मतलब देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई प्लेयर है या कोई खिलाड़ी है, जब वो अपने अखाड़े में घुसता है या अपने ग्राउंड में जाता है तो वो भी उसकी वंदना करता है। अगर कोई गीत गाता है या गायकार है तो सरस्वती माँ की वंदना करता है। और जब ठीक उसी प्रकार से राम भी जिस दिन उनकी हार हो जाती है युद्ध में, तो उसका आकर ये अपने विचार विमर्श करते हैं अपने सेना नायकों के साथ, और फिर कहते हैं कि आज के हार का हमारा कौन जिम्मेदार है। ये इस विमर्श पर पहुंचते हैं। तो राम का न हारने वाला मन हार मानने लगता है। मतलब राम ने हार नहीं मानी थी, उनका एक ही मत था कि उन्हें सीता की खोज करनी है। तो राम का मन हार न मानने वाला मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में राम को राजा जनक का उपवन याद आता है। उपवन मतलब बगीचा, जहाँ उनका सीता से प्रथम मिलन हुआ था। उन्हें याद आता है कि जिस सीता के लिए उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था, वही सीता आज रावण की वाटिका में कैद है। मतलब जब राम का मन हारने लगता है तो उन्हें याद आता है कि नहीं, तुझे हारना नहीं है, तुझे हार कर बैठना नहीं है, क्योंकि जिस सीता को तुम स्वयंवर में जीत कर लाए थे शिव धनुष को तोड़कर, तो उसी सीता की तुम्हें खोज करनी है और ये युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, रावण को पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीता है वो राम के शिकंजे में है, रावण के शिकंजे में है। वही सीता आज राम की वाटिका में कैद है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है। लेकिन फिर उन्हें इस कविता से जो बच्चे अब तक ऐसा लग रहा है कि हम हार गए हैं, तो वो हारे हुए उनके मन में एक नई चेतना का संचार हो सकता है इस कविता को पढ़ने के बाद। ठीक है। लेकिन फिर उन्हें रावण के पक्ष में शक्ति दिखती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये शक्ति तो सारी रावण के पक्ष में गई, अब मैं कैसे जीतूंगा, और ये बात सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर हनुमान क्रोधित होकर पूरे आकाश को ग्रसने चले जाते हैं। या वहां शिव के कहने पर अंजना के रूप में देवी हनुमान को शांत करती है। अंजना के रूप में देवी हनुमान को शांत करती है कि तुम ठहरो, क्योंकि हनुमान जो थे वो राम भक्त थे और वो राम की आंखों में आंसू देख नहीं सकते थे। तभी विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि अब जब युद्ध का अंतिम चरण है,
तब तुम सीता की मुक्ति से पीछे हट रहे हो। तो इसी बीच में विभीषण भी आ जाते हैं, और विभीषण के बारे में आप सभी जानते होंगे कि रावण का छोटा भाई था। तो विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि जब युद्ध अंतिम पड़ाव पर है और जब तुम युद्ध को जीतने वाले हो, तब तुम सीता को मुक्त कराने से पीछे मत हटो। तब राम कहते हैं कि इस नर वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में शक्ति राक्षसों के पक्ष में है। क्या नर और वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में शक्ति जो है राक्षसों के पक्ष में है। जो राक्षस थे वो आपको पता है कि रावण की सेना में थे, और जो नर और वानर थे, जो वानर थे, ये राम की सेना में थे। तो राम अपने जो उनके मन में हार का विचार आ रहा है उसका कारण ये मानते हैं कि विभीषण को कहते हैं कि जो शक्ति है वो राक्षसों के पक्ष में है, इसी कारण मेरे सारे बाण विफल हो गए, अतः यह युद्ध मैं नहीं जीत पाऊंगा। राम ये कहते हैं कि शक्ति अन्यायियों के पक्ष में है जबकि धर्म मेरे पक्ष में है। यह कहकर राम पुनः रोने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें वर्णन किया गया है। अब हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये कवि की कल्पना है या फिर ये सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने जो इसका राम की शक्ति पूजा कविता का जो कथानक लिया है वो कृतिवासा रामायण से लिया गया है। तो उसी रामायण के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी ये कविता लिखी है निराला जी ने। और तब उसी सभा में उपस्थित जावंत राम को ये सलाह देते हैं कि यदि रावण अधर्म के पथ पर होकर देवी को प्रसन्न कर सकता है तो तुम भी देवी को प्रसन्न करो और उनसे विजय का आशीर्वाद लो। देखो कितना अच्छी जो राय है वो जामवंत की है कि तुम तो धर्म के पक्ष में हो, जबकि रावण तो अधर्म के पक्ष में चल रहा है, और अधर्म के पक्ष में होते हुए भी शक्ति उनके पक्ष में है, तो फिर तुम तो धर्म के पक्ष में हो। तो अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं हारोगे तो ये शक्ति जो है स्वतः तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी, ऐसा कहते हैं जामवंत। और तो तुम भी देवी को प्रसन्न करो, तो कहते हैं कि तुम भी शक्ति की देवी को प्रसन्न करो और उनसे विजय का आशीर्वाद लो। यह सुनकर राम युद्ध छोड़कर शक्ति की उपासना करने लगते हैं और हर बार जप पूरा करने पर एक कमल चढ़ा देते हैं। इसी तरह यानी कि जो शक्ति देवी की प्रार्थना कर रहे हैं राम, तो राम की उपासना करते हैं और उपासना करते करते वो जब उनका एक जप पूरा हो जाता है तो हर एक जप के बाद एक कमल जो है देवी को चढ़ाते हैं। इसी तरह जब अंतिम जप का समय आता है तो दुर्गा वह कमल छिपकर उठा ले जाती है। जब राम वहां कमल नहीं देखते तो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। धिक्कारने इसलिए लगते हैं कि अब अगर मैंने ये अंतिम भी नहीं चढ़ाया, अंतिम कमल भी नहीं चढ़ाया, तो मेरी पूजा जो है वो सार्थक नहीं होगी या मेरी पूजा पूरी नहीं होगी। ठीक है, तभी उनको ये याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजनी वन्यन कहती थी और वे अपनी आंख निकालकर जप का अनुष्ठान पूरा करने को तैयार हो जाते हैं। राजीव नयन है ये। तो देखो अक्षरों को तोड़कर पढ़ने में इतना फर्क। राजीव नयन मतलब राजीव मतलब कमल के सदृश उनकी आंखें हैं, और उनकी माता जो है राजीव नयन, राजीव लोचन ऐसे भी कह सकते हैं कि राजीव दृश्य आंखें कहती थी उसकी माँ। तो वो क्या करते हैं राम, वे अपनी आंख निकालकर जप का अनुष्ठान पूरा करने को तैयार हो जाते हैं। तभी दुर्गा प्रकट होती है और उनको विजय का आशीर्वाद देती है। तो ये इस कथा का पूरा सार है और इस कविता का राम की शक्ति पूजा। तो ये थी राम की शक्ति कविता। ये राम जब हारने लगते हैं एक दिन युद्ध में, शॉर्ट में बता देती हूँ, एक दिन युद्ध में राम की हार होती है और हार होकर वो निराश होकर बैठ जाते हैं। इस पर हनुमान को भी गुस्सा आ जाता है और जामवंत जो है एक सलाह देते हैं कि जब राक्षसों के पक्ष में देवी शक्ति जा सकती है जो कि अधर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हे श्री राम आप तो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उठिए और हिम्मत न हारिए और शक्ति देवी को अपने पक्ष में कीजिए, शक्ति देवी की उपासना कीजिए। तो राम अपना जप शुरू करते हैं और जैसे ही उनका एक जप पूरा होता है वो एक कमल माता दुर्गा को चढ़ाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम जो है कौन सी देवी की पूजा करते हैं, तो दुर्गा देवी की, जो कि शक्ति की देवी कही जाती है, उसकी पूजा करते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या चढ़ाया, तो कमल चढ़ाया। और जब अंतिम कमल माता रानी छुपा लेती है तो वो क्या चढ़ाते हैं, तो वो अपना आंख निकालकर माता को समर्पित कर देते हैं।
और फिर माता से आशीर्वाद, विजय का जो है आशीर्वाद लेते हैं। ये इस कविता का कथासार है राम की शक्ति पूजा का। अब एक लंबी कविता है और इसमें विशेष बात क्या है ये हम देखते हैं। ये कालजयी लंबी कविता है और इस काल का मतलब आप यहाँ से समय से ले सकते हैं। इस कविता में राम के माध्यम से निराला का अपना संघर्ष भी व्यक्त हुआ है। इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। निराला ने इस कविता में अद्भुत दृश्य, नाद, बिंब का सृजन किया है। तो तत्सम पदावली तो शब्दावली तो है इसमें अगर आप देखेंगे तो, और एक तरीके से राम के माध्यम से निराला का अपना संघर्ष भी इस कविता के अंदर व्यक्त होता है। जैसा कि हमने पीछे के पार्ट में पढ़ा था कि राम की पत्नी, निराला की पत्नी का भी देहांत हो जाता है और कुछ ही समय में जो है किशोर अवस्था में ही उनकी बेटी का भी देहांत हो जाता है। तो एक लंबा संघर्ष उनके भी जीवन में होता है। तो निराला का संघर्ष भी इस कविता के माध्यम से व्यक्त होता है। कविता का केंद्रीय विषय सीता की मुक्ति है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कविता का केंद्रीय विषय क्या है। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर राम दे देंगे तो आप सोचेंगे कि कविता का नाम राम की शक्ति पूजा है, तो इसका केंद्रीय पात्र राम भी हो सकता है। लेकिन अगर सीता न होती और सीता का अपहरण न कर ले जाते रावण, तो ये सारी राम के ये जो घटना है ये घटित ही न होती, तो ये कविता भी कहाँ से आती। तो कविता का जो केंद्रीय विषय है वो सीता की मुक्ति है। राम की शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों में भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका समर्थन केवल ये कहकर किया जा सकता है कि हिंदी में भी नंद दुलारे वाजपेयी जैसी भाषा लिखी जा सकती है। ठीक है। और आलोचकों ने निराला के राम को तुलसी की अपेक्षा वाल्मीकि राम के निकट कहा है। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है ये रामायण पढ़कर कि आलोचकों ने निराला के राम को, जो निराला का राम है यानी कि निराला ने राम की शक्ति पूजा में जिस राम को लिया है वो तुलसीदास के राम की अपेक्षा वाल्मीकि के राम के निकट कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और रामचरितमानस जो है हर जगह पर एक आदर्श प्रस्तुत करता है, लेकिन वाल्मीकि जो रामायण है उसमें पूरा राम का घटना चक्र दिखाया गया है। तो ये राम के निकट, वाल्मीकि के राम के निकट ज़्यादा है। तो कविता में राम दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए योग साधना करते हैं और योग साधना करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे कुछ महत्वपूर्ण थे इस कविता में। आपसे पूछ ले कि किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, कैसी कविता है, कालजयी लंबी कविता है। इस कविता की मुक्ति जो केंद्रीय विषय है वो क्या है, तो सीता की मुक्ति है। ठीक है। और जो राम की शक्ति पूजा के जो राम है वो किसके राम के अधिक निकट है, तो वाल्मीकि राम के निकट अधिक है। तो आप समझ गए होंगे कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो रामायण में जिस प्रकार का वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जिस राम का वर्णन मिलता है उसी तरीके का जो राम है वो राम की शक्ति पूजा में है। राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। अब अभी यहाँ पर मैंने पूरी कविता नहीं ली है क्योंकि इसकी व्याख्या हमें अभी नहीं करनी है, इसके सरलार्थ भी अभी हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान कर लें। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। ठीक है कि रवि हुआ अस्त मतलब सूर्य छिप चुका था, अस्त हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। प्रतिपल परिवर्तित विहु वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम हु, विछुरित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युगम प्रहर। तो ये उसी की पंक्तियां हैं सारी, है अमानिशा उगलता, तो ये आप ये पढ़ सकते हो। और ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन का ना, जब वो अंधकार में उसके चारों तरफ अंधकार छाने लगा। जैसे कि हमने विषय वस्तु पढ़ी है, तो विषय वस्तु के आधार पर आप इनका अर्थ आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा कि ये पंक्तियां किस कविता की हैं।
देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि राम जब हारने लगते हैं तो वो उपवन उसे याद आता है, जनक की वाटिका का जिसमें राम और सीता का मिलन हुआ था, विधेय का, प्रथम स्नेह का, लतांतराल मिलन, लताओं के अंदर जो वो मिले थे, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण और आंखों से आंखें मिलाकर जो आपस में बातचीत की थी वो याद आने लगता है। तो ये भी कुछ काव्य पंक्तियां हैं, ये इसी कविता की हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ इन्हें पढ़ूंगी नहीं। और ये कविता की पंक्ति हैं जो काफ़ी पूछी जाती है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ये छोड़ दो समर जब तक सिद्धि हो रघुनंदन। कह रहा कि जब तक सिद्धि हो तब तक आप समर को छोड़ दो और शक्ति की प्रार्थना करो। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो इसमें निराला जी ने अपना वर्णन किया है। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो ये पंक्तियां राम के संदर्भ में भी हैं और यहाँ से निराला की जो व्यक्तिगत जीवन का जो दुख संघर्ष है वो भी यहाँ पर प्रकट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम अगली कविता की शुरुआत करते हैं और अगली कविता है हमारी कुकरमुता। तो कुकरमुता कविता की विषय वस्तु क्या है? कुकरमुता आपने देखा होगा कि एक ऐसा पेड़ है। कुकरमुता कविता के सबसे पहले रचनाकाल याद करेंगे, 1941 में प्रकाशित हुई थी और कुकरमुता काव्य संग्रह के अंदर 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके रचनाकार हैं। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? कुकरमुता सबसे पहले आप जान ले कि एक पेड़ है एक तरीके का, और ये जो है खरपतवार जिसे हम कहते हैं, अनावश्यक उगने वाला पेड़ पौधा है, तो उसको यहाँ पर कुकरमुता कहा है। अब इसकी विषय वस्तु हम जान लेते हैं। निराला द्वारा रचित कुकरमुता एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील कविता है। ध्यान रखना, ये एक ऐसी कविता है, प्रगतिशील कविता है, जिसमें कुकरमुता श्रमिकों एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतीक के रूप में आया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, जो ये दो लाइनें आपको दी गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपसे ये पूछ सकता है कि कुकरमुता निराला द्वारा रचित कुकरमुता कविता में कुकरमुता किसका प्रतीक है? तो कुकरमुता श्रमिकों यानी कि जो श्रम करते हैं, जो उद्यम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतीक है। मतलब दो वर्ग हम लेकर चले, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग जो होता है ये तो शोषण करता है, और ये वर्ग वो वर्ग होता है शोषित वर्ग जिनका शोषण किया जाता है शोषक के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कुकरमुता है ये श्रमिकों एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतीक के रूप में आया है। यहाँ पर कुकरमुता एक प्रतीक है, प्रतीक के रूप में लिया गया है, और किसका प्रतीक है? श्रमिकों एवं सर्वहारा वर्ग का। और ये जो कविता है कुकरमुता, वो जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी राम की शक्ति पूजा, तो वो एक कालजयी कविता थी, और कुकरमुता जो कविता है वो प्रगतिशील कविता है। जागो फिर एक बार कविता पढ़ी थी, ये उद्बोधन गीत था, और सरोज स्मृति जो पढ़ी हमने वो एक शोक गीत था हिंदी का। ठीक है, और जूही की कली जो पढ़ी वो एक प्रेम गीत था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इस कविता के जो पहला ही खंड है, उस खंड में नवाब द्वारा फारस से गुलाब मंगाने और उनके बाग का चित्रण है। मतलब इस कविता के अंदर एक नवाब होता है जो फारस से कुछ गुलाब के पौधे मंगवाता है और उनका बाग लगाता है। जहां अपने आप उगा कुकरमुता गुलाब को धिक्कारता है और अपनी अनेक विशेषताएं बताता है। अब उस गुलाब के फूल में जो कि फारस से मंगाए गए हैं, फारस से मंगाकर उपवन तैयार किया गया है, उसी के अंदर एक अनावश्यक पौधा है कुकरमुता का, वो उग जाता है और फिर गुलाब को धिक्कारता है और बताता है कि तुझसे तो मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी क्या विशेषताएं हैं। दूसरे खंड में नवाब की बेटी बहार और माले मोना यानी कि मोना बंगाली की बेटी गोली साथ साथ बाग में घूमने जाती हैं। तो क्या कहा है, पहले खंड में तो बाग लगाया, दूसरे खंड में नवाब की जो बेटी है बहार, ठीक है, और माली, जो नवाब की बेटी है बहार और माली, ठीक है, तो जो माली की बेटी गोली, यानी कि दो है, एक तो नवाब की बेटी और एक माली की बेटी। ठीक है, तो नवाब की बेटी बहार और माली की बेटी गोली साथ साथ बाग में घूमने जाती हैं। गोली और बहार ये दोनों जो हैं
लड़कियों के नाम है, और ये घूमने जाती हैं। वहाँ से गोली जो है कुकरमुत्ता लाकर उसका कबाब बनाती है और बाहर को भी खिलाती है। ठीक है, अब ये जो उसका कबाब बनाती है, गोली जो है कुकरमुत्ता लेकर आती है और उसका बाहर को खिलाती है। ठीक है, बाहर से कुकरमुत्ता की कहानी सुनकर राजा जो है माली को बुलाकर उससे कुकरमुत्ता की मांग करता है, जिस पर माली कहता है कि कुकरमुत्ता उगाया नहीं जाता। मतलब बाहर से कुकरमुत्ता कहानी सुनकर अब उसकी बेटी जो है नवाब की, वो नवाब से कुकरमुत्ता के गुणों का बखान करती है कि मैंने वो उसका कबाब खाया और वो कितना अच्छा है। तो वो जो नवाब है वो राजा जो है, या राजा कह सकते हैं, वो माली को बुलाकर कहता है कि और कुकरमुत्ता मंगवाओ। तो इस पर माली कहता है कि कुकरमुत्ता मंगवाया नहीं जाता, ये अपने आप उगाता है। ठीक है, ये कविता है ये। तो इसमें क्या है कि इसमें विशेष बात क्या है ये देखते हैं। तो जैसा कि आपने अभी कविता मैंने बताया कि 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड में नवाब जो है फारस से गुलाब मंगाकर उपवन लगाता है। दूसरे खंड में बहार और जो माली की बेटी गोली है, ये दोनों उपवन में घूमने जाती हैं। तो कुकरमुत्ता वाली कहानी है, ये दोनों खंड हैं। तो ये एक लंबी कविता है जो 2 खंडों में विभक्त है। यह एक व्यंग्यपरक कविता है। तो व्यंग्यपरक रचना है, ध्यान रखना है। ठीक है, व्यंग्यपरक कविता है जिसमें निराला ने पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण के खिलाफ कुकरमुत्ता को प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कुकरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं, बचकाना विद्रोह प्रदर्शन अधिक है। अब देखो, आलोचक तो हर जगह होते हैं और आलोचक जो होते हैं अपने अपने मत से उस चीज की व्याख्या करते हैं। तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि जो कुकरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं है, इसमें क्या है, एक बचकाना विद्रोह है। ठीक है, जिसमें लोग बचते रहते हैं। कविता की भाषा को सामान्य जनता की बोली के निकटतम रखने का प्रयास किया गया है। जब आप कुकरमुत्ता कविता पढ़ेंगे तो उनके शब्दों के अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सामान्य जनता की भाषा में उसको बोली में लिखा गया है। तो देशज, वर्जित और अकायात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? देशज, वर्जित और अकायात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कुकरमुत्ता हर क्षेत्र में काव्य अभिजाते से मुक्ति का संदेश देने वाला पहला काव्य है। काव्य अभिजाते से मुक्ति का संदेश देता है। ठीक है, और कुछ इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कुकरमुत्ता की काव्य पंक्तियां। तो अभी देखो, इस बोली में लिखा गया है। तो कुकरमुत्ता की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। पूरी कविता तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कविता है। मैंने सोचा था कि चलो उसको पढ़ाऊं, लेकिन देखते ही एकदम होश उड़ जाते हैं। बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब उसकी जरूरत होगी तब पढ़ाएंगे। अभी सुन भी गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने। अब देखना, इसके माध्यम से अशिष्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम। सहाया जाड़ा, और जाड़ा मतलब और घाम मतलब धूप। तो कह रहा है कि अबे सुन बे गुलाब, कुकरमुत्ता कहता है कि तू ऐसे ही नहीं पनप रहा। भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, जो तूने खुशबू और रंगो आप पाई है वो खून चूसा खाद का, तूने खाद का खून चूसा है। मतलब खाद से तुझे ऊर्जा मिली है, हमें कोई खाद नहीं देता। इसके माध्यम से ये जो शोषक वर्ग है उसको कहता है कि तू ऐसे ही पूंजीपति नहीं बना है, तू ऐसे ही अमीर नहीं बना है, तूने जो गरीब लोगों का है खून चूस लिया है। ठीक है, ऐसे आप इसका मतलब समझ सकते हैं। तू नकली है, मैं हूं मौलिक। तो कुकरमुत्ता कह रहा है कि तू नकली है और मैं मौलिक हूं। तू है बकरा, मैं हूं कोकिल। तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। कह रहा है मैं पानी हूं, तू बुलबुला है, तेरा क्षणिक इतिहास है। ठीक है, तो ये उसके बारे में था। कुकरमुत्ता कविता हम पूरी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और अगली जो कविता है, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु। तो इसकी विषय वस्तु क्या है, ये अपने आप में एक छोटी स्याही है। इसमें एक प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। इसकी विषय वस्तु का अगर जिक्र करें तो इसमें प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की पीड़ा व्यक्त की गई है। पितृसत्तात्मक, जिस सत्ता में पिता का राज है, उस समाज में स्त्री की पीड़ा का
की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें विशेष बात क्या है कि विगत स्मृतियों का भावपूर्ण चित्रण है, मतलब पीछे जो याद है कवि के मन में, उन स्मृतियों का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। स्मृति होता है अपने याद, ठीक है। डलमऊ के घाटों पर बैठकर लिखी गई कविता। तो प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि निराला जी ने बांधो ने ठाव बंधु उस पार, तो क्या है इसका, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु। तो ये डलमऊ के घाटों एक जगह का नाम है, उस घाट पर बैठकर लिखी गई ये कविता है। तो यहाँ पर इसकी पंक्तियां भी आप देख सकते हैं। ये घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। ठीक है, तो ये नहाने का अपनी प्रेमिका का वर्णन किया गया है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था और ये इतनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और आज मुझे एस्टेट के बारे में भी वीडियो डालनी है, तो शाम तक वीडियो एस्टेट की भी ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर चैनल को बस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास है आप लोगों का भी, काफ़ी मोटिवेशन मेरा बढ़ाते हैं आप मुझे। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत। और आज की वीडियो में इतना ही है।